हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके मैथमेटिक्स इन इजी वे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्किल यानी कि व्रत। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ऑल अबाउट व्रत देखेंगे, ऑल अबाउट सर्किल देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सर्किल यानी कि व्रत होता क्या है। तो एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ लेना है आपको जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या होनी चाहिए, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, बिंदु लिया है, ठीक है, और मुझे एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ लेना है जिसकी इससे बिल्कुल डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो हमेशा इक्वल रहे। सपोज यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर की अगर दूरी लेती हूँ तो 2 सेंटीमीटर दूर इससे एक पॉइंट ये लेना है। तो ऐसे करके क्या होगा कि कुछ पॉइंट्स का जब आप बिंदुपथ दोगे तो इस तरीके से एक सर्किल बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बिंदुपथ बना है इसी को हम क्या कहते हैं, व्रत। ठीक है ना। तो व्रत क्या चीज होती है, एक ऐसे बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक फिक्स्ड पॉइंट से यानी कि एक निश्चित बिंदु से दूरी हमेशा बराबर रहती है। अगर आप इस बिंदु से इस यहाँ गए हो तो भी वही दूरी आएगी, यहाँ गए हो तो भी वही दूरी आएगी, यानी कि ये दूरी हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दूरी हमेशा इक्वल होती है तो इस बिंदुपथ को हम क्या कहेंगे, सर्किल या फिर व्रत। ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, यानी निश्चित बिंदु को हम क्या कहते हैं, इसका केंद्र, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, इसका सेंटर। ठीक है, इसका केंद्र, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से। ठीक है, ओ मीन्स ओरिजिन होता है, तो ओ से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। अब उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है कि जो ये निश्चित दूरी आप बता रहे हो, हर पॉइंट से इसकी दूरी हमेशा निश्चित होती है, निश्चित होती है, इस तरीके से जो आप कह रहे हो, तो इस निश्चित दूरी को क्या कहते हैं, तो इस निश्चित दूरी को हम क्या कहते हैं, इसकी त्रिज्या। ठीक है, केंद्र को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, त्रिज्या को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, रेडियस जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो केंद्र क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, और जो त्रिज्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक एड्रेस कैसे लिखोगे, अगर आप एक सर्किल का एड्रेस लिखना चाह रहे हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। देखो, आपको एक ब्रैकेट लिखना है और ब्रैकेट में सबसे पहले तो इसका ओरिजिन यानी केंद्र लिखना है। तो केंद्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ओ से, और जो इसकी रेडियस है उसको हम लिखेंगे स्मॉल आर से। ठीक है, तो इस तरीके से कोई एड्रेस आप लिखोगे, सबसे पहले केंद्र बिंदु और फिर उसके बाद में उसकी त्रिज्या। सपोज यहाँ पे आपको दे रखा है कि ये एक वृत्त दे रखा है जिसका जो केंद्र है वो ओ डैश दे दिया, और जो त्रिज्या है सपोज 2 सेंटीमीटर दे दी। तो इसका एड्रेस कैसे लिखेंगे, तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे ओ डैश, क्योंकि केंद्र है ओ डैश और त्रिज्या है इसकी 2 सेंटीमीटर की, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2। क्लियर, तो इस तरीके से आप इसके एड्रेस लिखोगे तो आपको सर्किल का एड्रेस लिखना भी आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना परिधि। परिधि क्या चीज होती है, देखो, जब भी आप कोई भी सर्किल बनाते हो तो सर्किल के अंदर जो ये बिंदुपथ आया है, ठीक है, इस बिंदुपथ को ही हम क्या कहते हैं, इस वृत्त की परिधि। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केवल ये बिंदुपथ जो होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि यानी बाउंड्री, इसी को हम परिधि कहेंगे। इसमें अंदर वाला पार्ट नहीं आता है। आप किसी भी चीज की परिधि जब निकालते हो, चाहे ट्रायंगल की, किसी का भी कुछ निकालोगे, तो केवल बाउंड्री पार्ट को ही आपको लेना है, और इस बाउंड्री पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसकी परिधि। फिफ्थ पॉइंट अपना आता है केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या चीज होती है, देखो, अगर परिधि की ये व्रत है, ये इसकी परिधि है, ठीक है, ये इसका केंद्र हो गया। केंद्रीय कोण का मीन्स क्या हो गया कि व्रत की परिधि पे किन्हीं भी कोई भी 2 बिंदु ले लो। सपोज मैंने एक पॉइंट ये लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ये बी लिया। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से जो केंद्र पर कोण बन रहा है उसी को हम क्या कहेंगे, केंद्रीय कोण। तो अपन केंद्र पर कैसे कोण बनाएंगे, ए को मिलाएंगे ओ से, ठीक है, इस बी पॉइंट को भी किससे मिला देंगे, ओ से। तो इन दोनों पॉइंट से केंद्र पर ये वाला कोण बना है, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, केंद्रीय कोण। ये आपको ध्यान होना चाहिए। सपोज आपने ये दोनों पॉइंट ले लिए हैं और इनसे केंद्र को जब मिलाओगे तो ये जो कोण बना है, इस कोण को हम क्या कहेंगे, केंद्रीय कोण। क्लियर। इसके बाद आता है आपका 6 पॉइंट आता है चाप। चाप क्या चीज होती है, देखो, वृत्त की परिधि। ये एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि पर, ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट अगर लिए जाए, सपोज ये पॉइंट लिया मैंने ए और ये पॉइंट लिया बी, ठीक है, तो ए बिंदु से बी बिंदु तक जो बिंदु पथ के ऊपर अगर आप जा रहे हो तो वो जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, चाप। ठीक है, यानी आपको बाउंड्री के ऊपर से ही जाना है। अब देखो, ए से बी तक जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं। चाहे तो आप इस तरीके से घूमकर जा सकते हो और चाहे तो ऐसे डायरेक्ट जा सकते हो। क्लियर। हम ऐसे ही 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें एक तो होता है आपका दीर्घ चाप और दूसरा होता है आपका लघु चाप। आपको डायग्राम से ही दिख रहा होगा कि दीर्घचाप क्या होता है। अगर आप ए से बी तक जा रहे हो और लंबा वाला रास्ता तय कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे
चाप जो कि आपको दिख रहा है बड़ा, और अगर छोटा वाला रास्ता तय कर रहे हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, लघु चाप। ठीक है, ये डेफिनेशन देखें तो दीर्घ चाप और लघु चाप क्या होता है। देखो केंद्र पर अपन क्या करें, इस परिधि पे कोई भी दो पॉइंट है, इनसे केंद्र पर अगर कोण बना देते हैं, ठीक है, केंद्र पर सपोज मैंने कोण बना दिया, तो ये जो कोण आया है ये आपका क्या आया है, 180 डिग्री से कम आया है। ठीक है, इससे लेस देन आया है। और हमें पता है कि जब हम केंद्र पर कोण बनाते हैं, एक परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं से केंद्र पर कोण बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय कोण। क्लियर, तो केंद्रीय कोण की वैल्यू अगर 180 डिग्री से कम होती है तो इसका मतलब हम ये वाला पार्ट तय कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, लघु चाप। तो लघु चाप में आपको क्या याद रखना है कि इसके अंदर जो केंद्रीय कोण होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री से कम की। ठीक है, अगर केंद्रीय कोण की वैल्यू 180 डिग्री से कम होती है तो हम उसको बोलते हैं लघु चाप। अगेन हम इसको, और दीर्घ चाप क्या हो सकता है कि केंद्रीय कोण की वैल्यू 180 डिग्री से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ चाप, क्योंकि दीर्घ चाप के लिए कौन सा एंगल लेना है अपन को, वो वाला एंगल लेना है। ठीक है, तो दीर्घ चाप और लघु चाप आपको समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 7th पॉइंट, जिसे हम कहते हैं जीवा। मैंने ए और एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे बी। ठीक है, अब ए से बी तक जाने का दो रास्ते हमने देखे थे जब हम बाउंड्री के ऊपर जाते हैं। ठीक है, उन्हें तो हमने चाप बोल दिया, लेकिन अगर मान लो कि हम ए से बी तक डायरेक्ट चले जाए, ठीक है, हम ए से बी तक डायरेक्ट चले जाए, तो जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है, इस लाइन सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, जीवा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने के लिए खींची गई सीधी रेखा को ही हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, तो जीवा के लिए आपको याद रखना है कि सीधी रेखा आएगी उसे हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जिसे हम क्या कहेंगे, व्यास। ऐसी जीवा जो इसके केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। सपोज जो ये बी पॉइंट, सपोज मैं एक पॉइंट यहाँ सी लेती हूँ और ए और सी एक जीवा ऐसी ले रही हूँ जो कि किससे होती है, किससे गुजर रही है, ये केंद्र ओ से गुजर रही है। ठीक है, तो जब एक ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है तो इस जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, तो ये ए ओ सी इसका क्या बन गया, ये जीवा तो है ही है, साथ में इसका एक अदर नेम और आ गया, व्यास। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजर रही है। एक केंद्र से होकर गुजरने वाली कितनी जीवा हो सकती है, तो एक केंद्र से होकर गुजरने वाली अनंत जीवाएं हो सकती है। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। देखो आप कितनी भी जीवा इसमें ड्रॉ कर सकते हो, ये सारी व्यास भी है और साथ में जीवा भी है, और ऐसी जीवा जो किससे होकर गुजर रही है, केंद्र से होकर गुजर रही है। ठीक है, अब व्यास में कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको। देखो व्यास जो होता है, इतने से इतने पार्ट को हम त्रिज्या कहते हैं और इतने से इतने पार्ट को भी हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो दो त्रिज्याओं को अगर मिला दिया जाए तो पूरा व्यास बन जाता है। तो एक पॉइंट आपको इसमें क्या याद रखना है कि व्यास को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर, तो वो किसके इक्वल होता है, 2 इंटू रेडियस के। तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है कि जो व्यास होता है इस वृत्त को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में बांट देता है। कितने भागों में, 2 भागों में, क्योंकि एक व्यास जो होगा वो बिल्कुल बीच में से होकर जाएगा। ठीक है, तो एक पार्ट ऊपर हो गया और दूसरा पार्ट कहाँ हो गया, नीचे, तो बिल्कुल बराबर बराबर ये पार्ट हो गए। तो ये एक वृत्त को कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में, और दोनों भाग कैसे होते हैं, बिल्कुल बराबर। ठीक है, व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, ये भी आपको याद रखना है कि सबसे लंबी जीवा। ठीक है, क्योंकि वृत्त के अंदर इससे लंबी जीवा और कोई नहीं खींच सकते हो आप, जो कि केंद्र से होकर गुजर रही है, तो इससे बड़ी जीवा तो होगी नहीं। जैसे आप इधर जाओगे तो ये छोटी हो जाएगी, इधर आओगे तो ये भी छोटी हो जाएगी। तो सबसे लंबी जीवा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यास बोलते हैं। तो व्यास के ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके आगे हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं जो सर्किल से रिलेटेड है। और सबसे पहला स्टेटमेंट है अपना कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये कैसे प्रूव होगा, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने एक जीवा ली है ए बी। तो क्या बोला गया है कि वृत्त के केंद्र से अगर आप क्या करते हो, इस जीवा पर लंब डालते हो। लंब का मतलब हो गया परपेंडिकुलर। तो अगर हम इस पे लंब डालते हैं एक, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो ये जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये अगर ओ है, ये मैंने पी पॉइंट लिया, तो क्या ध्यान रखना है कि ए पी जितना होगा उतना ही क्या होगा,
PB होगा, ये पार्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस स्टेटमेंट का यही मीन है कि अगर किसी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो ये इसको समद्विभाजित करता है, ठीक है। दूसरी चीज आप इसमें इसका ही कन्वर्स आपको क्या याद रखना है, अगर आपको ये स्टेटमेंट दिया जाए कि केंद्र से जीवा के किसी पॉइंट को मिलाया जाए और वो उस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ये दो बराबर टुकड़ों में डिवाइड करता है, तो जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, स्टेटमेंट से आपको याद रखना है कि अगर ये को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ऑलवेज यहाँ कितने कितने डिग्री के एंगल बनेंगे, 90 डिग्री के। तो आपको ये थ्योरम और इसका कन्वर्स दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड थ्योरम जो है इससे रिलेटेड वो है, लंबाई की जीवा वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर होती है, ठीक है। अगर आपको जीवा की लंबाई समान दे रखी है तो ये बोला गया है कि केंद्र से जो उनकी डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। चलिए देख लेते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक वृत्त डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। इसका केंद्र है आपका O। अंदर मैं दो जीवा बना रही हूँ, एक तो मैंने यहाँ पे ली है जीवा AB और एक जीवा सपोज मैंने यहाँ पे ली है CD, क्लियर। तो ये बोला गया है और आपको ये दे रखा है कि AB जितनी है उतनी ही क्या है, CD गिवन है, ठीक है। AB की जितनी लेंथ है उतनी ही CD की लेंथ है। तो O बिंदु से जब आप इनकी डिस्टेंस फाइंड करोगे तो वो क्या होगी, ऑलवेज इक्वल, यानी कि इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आप यहाँ से निकालोगे OP वो किसके इक्वल आने वाली है, OQ के इक्वल आने वाली है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि जो इक्वल डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, इक्वल होती है। इसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, अगर आपको ये बोला जाए कि किसी वृत्त में किसी केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं उनकी लंबाई कैसी होगी, तो दूरी अगर आपको इक्वल दे रखी है तो जीवा की लंबाई इक्वल होगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं कि अगर जीवाओं की लंबाई इक्वल है तो डिस्टेंस की लंबाई इक्वल होगी, डिस्टेंस इक्वल होगी। और अगर आपको ये बोला जाए कि डिस्टेंस इक्वल है तो जितनी भी दूरी पर, इतनी दूरी पर जो भी जीवाएं बनेंगी उन सबकी लेंथ क्या होगी, इसके इक्वल होगी, ठीक है। और थर्ड थ्योरम आती है अपनी के केंद्र से दूर जाने पर जीवा की लंबाई कम होती जाती है, ठीक है। सपोज आपको ये सर्किल गिवन है और इसके अंदर ये इसका केंद्र हो गया, ठीक है। ये बोला गया जैसे जैसे आप इसके केंद्र से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे जीवा की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सपोज इस केंद्र के बिल्कुल पास में मैंने ये वाली जीवा बनाई, ठीक है, AB, है ना, और इससे थोड़ा और दूर गए और मैंने यहाँ पे ये जीवा बनाई CD। तो आपको क्लियर ही हो रहा है कि जो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रही है, जीवा की लंबाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है, जो केंद्र से पास आउट होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जो केंद्र से पास आउट होती है उस जीवा को हम व्यास कहते हैं और व्यास इस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अब फिर आप इस व्यास के इधर उधर कहीं भी जाओगे तो जीवा की लंबाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थ्योरम इज समान लंबाई की जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती है। ये एक ही वृत्त की बात हो रही है, तो एक वृत्त के अंदर अगर आपको ये दिया गया है कि जीवा की लंबाई समान है, सपोज ये AB जीवा है और ये CD जीवा है, ठीक है, और इन दोनों की लंबाई समान दे रखी है, तो केंद्र पर जो कोण बनाने वाली है, सपोज AB ने केंद्र पर कोण बनाया है θ1 और CD ने कोण बनाया है θ2, ठीक है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, समान होंगे, यानी कि इक्वल होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि समान लंबाई की जीवा जो होती है वो केंद्र पर हमेशा क्या बनाती है, समान कोण बनाती है। नेक्स्ट थ्योरम इज वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है, ठीक है, और इसका ये चाप लिया है मैंने, ये पॉइंट लिया है A और ये पॉइंट लिया है B, ये इसका केंद्र है O, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर जब आप कोई कोण बना रहे हो, सपोज मैंने ये वाला कोण बनाया है θ, ठीक है, तो केंद्र पर बनने वाला कोण इसके वृत्त के किसी शेष भाग पर, अब शेष भाग आपके पास ये पूरा बच गया, ठीक है, तो इसके ऊपर जो भी आप कोण बनाने वाले हो, ठीक है, उसका क्या होता है, ये दुगुना होता है। यानी कि अगर ये AB सपोज मैंने यहाँ C लिया, तो अगर ये θ है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 2θ का होगा। ये अगर 60 डिग्री का बनेगा तो ये कितने डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का। तो ये याद रखना है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है, जस्ट डबल होता है, दुगुना होता है। इसका कन्वर्स कैसे याद रखना है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण, ठीक है,
केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या दिया होता है आपको, इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ये कोण दे दिया 60 डिग्री, तो ये वाला कोण बताओ। तो हम जो थ्योरम पढ़ते हैं उसमें दुगुना 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 इस तरीके से पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में आता है बस दुगुना करना है, पूछा क्या है वो ध्यान देना नहीं। तो 60 डिग्री का अपन को इस टाइम पे क्या करना है, हाफ करना है, तो आंसर कितना आएगा अपना 30 डिग्री। ठीक है, थ्योरम आती है अपनी 6, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, सपोज आपको ये सर्किल दिया गया है और इसके अंदर ये चाप है आपका ए और बी, ये आपका है सेंटर ओ। ठीक है, वृत्त की परिधि पर बनाने, केंद्र का तो कोई रोल है नहीं, तो सपोज मैंने यहाँ ए बी से इस परिधि पर ये एंगल बनाया, ठीक है, या फिर यहाँ ये एंगल बनाया, चाहे ये एंगल बनाया, आप कितने भी एंगल बना लो, तो इन सारे ये सारे के सारे कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है, तो थ्योरम 6 आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरम है अपनी, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप आधे वृत्त पर कोई कोण बना रहे हो, सपोज ये इसका व्यास है और इससे आप क्या करो, इसको व्यास भी बोल सकते हैं, चाप भी बोल सकते हैं, जीवा भी बोल सकते हैं। तो इससे क्या है, अर्धवृत्त पर बना कोण यानी आधे वृत्त पर अगर आप कोण बना रहे हो तो ये ऑलवेज कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ध्यान रखना है 90 डिग्री होगा। चाहे आप बिल्कुल पास में भी बनाओगे ना, इस तरीके से बिल्कुल पास में, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। अगर आप ये बनाओगे, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये सारे के सारे एंगल क्या होने वाले हैं, 90 डिग्री के होने वाले हैं। तो वृत्त को लेके ये कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। इसके आगे हम देखते हैं थ्योरम्स के बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है कि जब एक सर्कल, एक वृत्त के क्या होना चाहिए, एक रेखा, एक ऐसी रेखा जो एक वृत्त के किसी भी एक बिंदु से थ्रू आउट होती है। ठीक है, एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो इस रेखा को हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ये स्पर्श रेखा वृत्त को केवल स्पर्श करके निकलती है केवल एक बिंदु पर। ठीक है, और जो ये बिंदु होता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है आपको कि जो स्पर्श रेखा होती है, ये स्पर्श बिंदु हो गया। अगर हम इनको मिलाते हैं केंद्र से, ठीक है, ये आपका केंद्र है O, अगर स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया जाता है तो ऑलवेज ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये आपको ध्यान रखना है। स्पर्श रेखा जो होती है, इसके स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाया जाता है तो ये रेखा इस स्पर्श रेखा के साथ क्या बनाती है, समकोण बनाती है या 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा के बाद क्या आता है, छेदक रेखा। देखो, एक रेखा और एक वृत्त, इन दोनों के बीच में 3 ही कंडीशन होती है। या तो जो रेखा है उसका वृत्त से कोई लेना देना ही नहीं है, वो दूर है, या फिर वो क्या कर रही है, इसको टच करके निकल रही है। ठीक है, या फिर वो क्या कर रही है, इसको कट करके निकल रही है, या तो टच करके या कट करके। ठीक है, अगर वो टच करके निकलती है तो इसको हम स्पर्श रेखा कह देते हैं, और अगर वो कट करके निकल रही है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स पे, तो उसे हम क्या कहेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये छेदक रेखा है। एक वृत्त में से कितनी छेदक रेखाएं निकाली जा सकती है, तो एक वृत्त में से अनंत छेदक रेखाएं निकाली जा सकती है। ठीक है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 वृत्त के अंदर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी कंडीशंस हो सकती है। तो चलिए देख, सबसे पहली कंडीशन मैं यहाँ ले रही हूँ कि ये एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, दोनों दूर दूर। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, देखो, सबसे पहली स्पर्श रेखा तो इस तरीके से अपन खींच सकते हैं, दूसरी स्पर्श रेखा अपन इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, तीसरी स्पर्श रेखा हम इस तरीके से, और चौथी स्पर्श रेखा पर इस तरीके से खींच सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अगर दोनों वृत्त दूर दूर है तो ये आपको याद रखना है, कितनी, 4। ठीक है, सेकंड कंडीशन आती है कि ये दोनों वृत्त थोड़े पास आ जाए, यानी कि टच करे एक दूसरे को। अगर एक दूसरे को टच करते हैं तो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, अगेन ये वाली कंडीशन तो आएगी 1, ये आपकी स्पर्श रेखा हो जाएगी 2, और एक स्पर्श रेखा हो जाएगी आपकी इस तरीके से, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, 3 स्पर्श रेखाएं आप इस तरीके से खींच सकते हो। अगर आपके जो वृत्त हैं दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐसे कट कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों वृत्त से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इन दोनों वृत्त से आप कैसे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, एक तो ऐसे और एक ऐसे। क्लियर है इतना, ठीक है। फोर्थ कंडीशन आती है, अगर वो वृत्त मान लो इसके अंदर ही आ जाए कंप्लीट, सपोज ये इसके अंदर ही आ गया, अब अंदर आने के बाद में अगर वो इसको टच कर रहा है तो हम टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते, ठीक है, एक स्पर्श रेखा, वो उसको टच नहीं कर रहा है, चुप हो,
गिरचू है बिट्टू अभी आ रही हूँ। अगर वो उसको टच नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल इससे अंदर इस तरीके से हट कर है, तो इस टाइम पे अपन कितनी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे? 0। इस टाइम पे होगा 1 2। इस तरीके से हम इस पे 21 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में ऑलमोस्ट हमने व्रत को कंप्लीट किया। अगर कोई पॉइंट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।